प्यारे बच्चों, नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के प्रथम अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय उसका अध्ययन किया। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दूसरा अध्याय उपभोक्ता का संतुलन या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, सबसे पहला शब्द हमारे पास आता है उपभोक्ता। इसी शब्द पर हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है उपभोक्ता, कौन होता है उपभोक्ता। सबसे पहला, पैसे देकर वस्तु एवं सेवा का उपभोग करने वाला। पैसे देकर वस्तु एवं सेवा का उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। पैसे देकर वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला व्यक्ति। सबसे पहली बात कि पैसे देकर, यदि आप किसी भी वस्तु को बिना पैसे दिए उपभोग करते हैं तो आप उपभोक्ता नहीं हैं। दूसरी बात, यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, एक वस्तु और एक सेवा। चाहे तो आप पैसे देकर कोई वस्तु खरीद देते हो। मान लीजिए आपने पैसा देकर किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदी, वहाँ भी आप क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। चाहे आपने पैसा देकर किसी सेवा का उपभोग किया, मान लीजिए आप टिकट लेकर बस पे सफ़र करते हो, तो वहाँ भी आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो पैसे देकर वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला व्यक्ति, सेवा के अंदर भी आप उपभोक्ता हैं। आप वस्तु खरीदते हैं तो भी उपभोक्ता हैं। कैसे? पैसे देकर। यदि आप कोई भी वस्तु या सेवा का उपभोग बिना पैसा दिए करते हैं तो वहाँ आप उपभोक्ता नहीं हैं। अब दूसरा शब्द आता है उपभोग। हम वस्तुओं का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। उपभोग से क्या तात्पर्य है, या हम उपभोग वस्तुओं का क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इनसे क्या मिलती है? उपयोगिता मिलती है। वस्तुओं में क्या होता है? उपयोगिता का गुण होता है, और इससे हमारी क्या होती है? आवश्यकता संतुष्ट होती है। हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती है। हम वस्तुओं का उपभोग किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको उपभोग करने से हमें उपयोगिता मिलती है, जिससे हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती है। अब हम चलते हैं, शब्द आता है उपयोगिता या यूटिलिटी। उपयोगिता या यूटिलिटी शब्द आता है उपयोगिता, यूटिलिटी। अब ये उपयोगिता क्या होती है? देखिए, उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करता है क्योंकि हमें उससे क्या मिलती है? उपयोगिता मिलती है। तो उपयोगिता क्या हुई? वस्तु या सेवा का वह गुण जिससे हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती है। अर्थात वस्तुओं या सेवाओं के अंदर आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता क्या होती है? यूटिलिटी या उपयोगिता। आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। वस्तु या सेवा का ये गुण क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाती है। जो वस्तु हमारी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करती वह हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि साफ पानी है, हमारी प्यास बुझा रहा है, वो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। अर्थात उस पानी में उपयोगिता का गुण मौजूद है। यदि पानी साफ नहीं है, गंदा पानी है, तो वह हमारी प्यास नहीं बुझाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यह पानी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण या क्षमता उस पानी के अंदर नहीं है।
अब आगे चलते हैं हम उपभोक्ता पर। देखिए, उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के लिए हमें उपभोक्ता के व्यवहार को समझना पड़ेगा, उसके व्यवहार का विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के प्रति अपनी पसंद या नापसंद को व्यक्त करता है। तो इसके विश्लेषण के लिए दो सिद्धांत हैं। नंबर 1 आता है गणनावाचक विश्लेषण। पहला क्या आता है? गणनावाचक विश्लेषण या कार्डिनल एनालिसिस। क्या है? गणनावाचक विश्लेषण या कार्डिनल एनालिसिस। इसको उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपयोगिता विश्लेषण। दूसरा सिद्धांत आता है क्रमवाचक विश्लेषण। इसको कहते हैं ऑर्डिनल एनालिसिस। सबसे पहला कौन सा है? गणनावाचक विश्लेषण और दूसरा है क्रमवाचक विश्लेषण। इसको उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है कार्डिनल एनालिसिस और इसका नाम है ऑर्डिनल एनालिसिस। इसको हम तटस्थता वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तटस्थता वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। तो दो विश्लेषण के सिद्धांत हुए। पहला गणनावाचक विश्लेषण या उपयोगिता विश्लेषण और दूसरा क्रमवाचक विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण भी इसको कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कार्डिनल एनालिसिस और इसको हम ऑर्डिनल एनालिसिस कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले गणनावाचक विश्लेषण या उपयोगिता विश्लेषण की। सबसे पहला, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मार्शल, पिगू और इरविंग फिशर। प्रश्न आ जाए, गणनावाचक विश्लेषण किसने दिया? मार्शल, पिगू और इरविंग फिशर ने। इन्होंने दिया था गणनावाचक विश्लेषण या उपयोगिता विश्लेषण। इनकी मान्यता क्या थी? इन्होंने कहा कि उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। कैसे? इनके अनुसार कि उपयोगिता वस्तुओं की मात्रा का फलन होती है, यानी n तक वस्तुएं। इसका मतलब मात्रा का फलन, ये मात्रा किस पर निर्भर करती है? ये किसी उपभोक्ता की पसंद या नापसंद पर निर्भर करती है। आपकी पसंद होगी तो आप ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करोगे, आपकी पसंद नहीं होगी तो आप कम इकाइयों का उपभोग करोगे। इनके अनुसार कि आप जितनी ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्या मिलती जाएगी? उपयोगिता मिलती जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही कि जो ये यूटिलिटी या उपयोगिता है ये मापनीय है। मापनीय कैसे है? जैसे हम दूध नापते हैं लीटर में, कपड़े को मापते हैं मीटर में, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि उपयोगिता को भी मापा जा सकता है। इसका पैमाना इन्होंने दिया यूटिल्स। क्या दिया पैमाना? यूटिल्स। इन्होंने बताया कि आप उपयोगिता को माप सकते हो किसके रूप में? यूटिल्स के रूप में। जिस प्रकार से हम अन्य वस्तुओं को मापते हैं वैसे हम उपयोगिता को भी माप सकते हैं। ये किसने दिया था? गणनावाचक विश्लेषण मार्शल, पिगू और इरविंग फिशर ने। इन्होंने यह कहा था कि हम जिस प्रकार से अन्य वस्तुओं को मापते हैं वैसे उपयोगिता भी मापनीय है। और किसके रूप में मापनीय है? यूटिल्स के रूप में। अब इनके हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि इनके सिद्धांत की मान्यताएं क्या थी, अजम्पशंस क्या थे, मुख्य मान्यताएं किसकी? उपयोगिता विश्लेषण की। उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं।
सबसे पहली इन्होंने मान्यता दी, इन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होता है। उपभोक्ता क्या होता है? विवेकशील होता है। अब यहां विवेकशीलता से तात्पर्य क्या है कि समझदार होता है। वो किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले वहां उसे कितनी संतुष्टि मिलेगी, कितनी कम मिलेगी, कितनी ज़्यादा मिलेगी, इन चीज़ों का उसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है। इन चीज़ों के प्रति उसका विवेक कार्य करता है, उसकी बुद्धि कार्य करती है। दूसरा इसकी मान्यता इन्होंने बताई, उपभोक्ता का उद्देश्य, उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? संतुष्टि को अधिकतम करना, अधिकतम, यानी उसका मुख्य टारगेट है कि उसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता प्राप्त करनी है। यानी अपने पैसे को वो इस प्रकार से खर्च करेगा कि वस्तुओं का उससे खरीदे जाने वाली वस्तुओं का उपभोग करने से उसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता मिले। और उपयोगिता क्या है? आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। अर्थात अंतिम रूप से उपभोक्ता का टारगेट क्या होता है कि उसे अपनी संतुष्टि को क्या करना है? अधिकतम करना है। तीसरा, उपयोगिता मापनीय है। उपयोगिता मापनीय है किसके रूप में? अभी हमने चर्चा की यूटिल्स के रूप में। नेक्स्ट इनकी मान्यता क्या थी कि उपयोगिता मापनीय है, यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसके रूप में? यूटिल्स के रूप में। चौथी मान्यता इन्होंने दी, उपभोक्ता को चयन एवं पसंद का ज्ञान होता है। यानी उपभोक्ता ये भली प्रकार से अच्छी तरह से जानता है कि वस्तुओं का चयन किस प्रकार से किया जाना है, किस वस्तुओं से संतुष्टि अधिक मिलेगी, किन वस्तुओं के उपभोग से संतुष्टि कम मिलेगी। और पांचवी मान्यता थी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि रुपए रुपए में कोई फर्क नहीं है। आप पहला रुपया खर्च करते हो, दूसरा रुपया खर्च करते हो, इन दोनों की सीमांत उपयोगिता यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समय के साथ भी नहीं बदलती और उसकी इकाइयों के साथ भी नहीं बदलती। वो क्या रहती है? स्थिर रहती है। 5 मान्यताएं इस सिद्धांत की है। प्रश्न आए उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं लिखिए, तो हमें ये 5 विशेषताएं लिखनी है। इनको भी याद रखने का तरीका है, आप इनके कीवर्ड याद रखिए क्योंकि सब में उपभोक्ता उपभोक्ता वर्ड आ रहा है। पहला विवेकशील, दूसरा संतुष्टि को अधिकतम करना, तीसरा मापनीय, हमें पता चल जाएगा क्या मापनीय है, उपयोगिता। चौथा चयन एवं पसंद का ज्ञान किसको होगा? उपभोक्ता को। और लास्ट सीमांत उपयोगिता स्थिर किसकी? मुद्रा की। तो ये इसकी मुख्य मुख्य मान्यताएं हैं। 5 मान्यताएं इस सिद्धांत की है। उसके बाद हम चलते हैं उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के प्रकार 2 प्रकार हैं। पहला कुल उपयोगिता, दूसरा सीमांत उपयोगिता। इसके आप इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखना। इसको हम TU से सिंबल करते हैं, जिसका मतलब है टोटल यूटिलिटी। इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इनके इंग्लिश वर्जन आपको हर हाल में याद रखने हैं क्योंकि कई बार परीक्षा में कुल उपयोगिता की जगह TU लिखा आता है, सीमांत उपयोगिता की जगह MR लिखा आता है। दूसरी बात, जब हम इसका वक्र बनाते हैं तो हम इनके इंग्लिश वर्जन और शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। TU का मतलब टोटल यूटिलिटी, याद रखने के लिए इसकी फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिख दी है।
MR का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। ये क्या चीज़ है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता। अभी हमने चर्चा की कि उपयोगिता वस्तु की इकाइयों का फलन है, कि जैसे जैसे आप वस्तुओं की इकाइयां बढ़ाते जाओगे कुल उपयोगिता का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी फिर क्या हुई कि किसी समय किसी वस्तु की समस्त इकाइयों के द्वारा मिलने वाली उपयोगिता का योग क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वस्तु उपभोग की, उससे मिलने वाली यूटिलिटी U1 लिख दी हमने, तो अकेली इसके बराबर होगी। आपने वस्तु की इकाइयां एक और बढ़ा दी, 2 कर दी, दोनों की उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता। इकाइयां आपने 3 कर दी, तीनों का योग 4 कर दी, चारों का योग UN तक। यानी किसी समय किसी वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता का योग क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता। अब हम आते हैं, इसको MU लिखना है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, MU की। ये MU क्या है, किसी समय उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जाने वाली इकाई में उपभोग की जाने वाली वस्तु की मात्रा में इकाई परिवर्तन से यूटिलिटी में, कौन सी यूटिलिटी में, कुल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। दोबारा से समझिए कि किसी समय उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों में वृद्धि से, इकाई मात्रा में वृद्धि से कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए इसको समझते हैं हम कि मान लीजिए कोई, इसको हम सूत्र लिखें तो यूं लिखेंगे TUN माइनस TUN माइनस 1। उदाहरण से समझ लेते हैं, हम एक मैथमेटिकल इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अंतिम इकाई 6 है, कितनी, यानी किसी वस्तु की कुल इकाइयां वो कितनी काम में ले रहा है, 6, और ये क्या हो जाएगा N माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो मान लीजिए कि 6 इकाइयों तक उसे कुल उपयोगिता मिल रही है 36, क्या बोलेंगे, यूटिल्स। किसके रूप में मापा जाता है, यूटिल्स के रूप में। 5 इकाइयों से कुल कितनी मिल रही है उसको, 30। इसका मतलब 6 से कितनी मिली, 36 माइनस 30 बराबर कितना आया, 6। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, क्योंकि सिर्फ इकाई 5 से 6 तक जाने में आपने उपभोग की इकाइयों में कितनी वृद्धि की, 1 के बराबर, और उस 1 इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 6। तो चूंकि हम इकाई की बात कर रहे हैं, इसीलिए कितनी आएगी मार्जिनल यूटिलिटी, 6 आएगी। M जहां आता है उसका मतलब सीमांत या इकाई से होता है। तो चूंकि 6 इकाइयों तक टोटल यूटिलिटी कितनी है, 36, तो TUN माइनस 1, N हमने कितना माना है, टोटल इकाइयां 6 माइनस से कितना हो गया, 5 इकाइयों से यूटिलिटी कितनी थी, कुल 30, कितनी हुई MU, 6। अर्थात उपभोग की जाने वाली इकाइयों में की मात्रा में इकाई वृद्धि से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, ये कमी भी हो सकती है, इसीलिए हम परिवर्तन शब्द यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं, परिवर्तन शब्द यूज करते हैं। तो ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कहलाता है। इसका एक और भी सूत्र है, पूछ लेते हैं कई बार, मार्जिनल यूटिलिटी का सूत्र या फार्मूला या इनकी परिभाषा। एक तो ये सूत्र हो गया TUN माइनस TUN माइनस 1। दूसरा सूत्र हो गया डेल्टा TU बटा में डेल्टा Q। तीसरा आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हो, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा में उपभोग मात्रा में परिवर्तन, बटा में उपभोग मात्रा में परिवर्तन। बात वही है, जहां ये डेल्टा आएगा ये किसको बताता है,
परिवर्तन को। जहां ये डेल्टा है ये किसको बताता है? परिवर्तन को। तो आपने तीनों फार्मूले, ये दो तो एक ही है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ये अलग है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि ये बार बार आएगा आगे भी। जैसे जब एमपी ज्ञात करेंगे तो उसको TPn-1 आएगा। जब हम MR ज्ञात करेंगे तो वो TRn-1 आएगा। तो ये फार्मूला आपके जैसे जैसे हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे वहाँ काम आएगा, इसलिए अच्छी तरह से इसको याद रख लेना। हमें वहाँ पर सिर्फ ये वाला शब्द ही चेंज करना होगा, बाकी ये M, T और T सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये फार्मूला भी डेल्टा TU कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा में कुल मात्रा में परिवर्तन। तो मात्रा में परिवर्तन तो चूंकि MU की बात कर रहे हैं तो कितना होगा? इकाई होगा, क्योंकि M का मतलब ही क्या है? सीमांत है, और सीमांत का मतलब क्या है? इकाई है। ये जो भी परिवर्तन होगा, जैसे परिवर्तन था 6/1, कितना आया? 6, यही हमने यहाँ पे निकाला था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है TU व MU में संबंध। ये मैंने पहले ही आपको बोला कि आप इनके इंग्लिश वर्जन क्या कर लेना? याद कर लेना। किस लिए? क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है सीधा कि TU एवं MU में संबंध की व्याख्या कीजिए। TU और MU में संबंध का अध्ययन करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें हमने वस्तु की मात्रा या इकाइयाँ उसकी MU और TU लिया है। MU से तात्पर्य प्रत्येक आगामी इकाई से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो चूंकि 0 इकाइयों से पहली तक गए तो पहली इकाई से 10 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है, दूसरी पर गए दूसरी से 6 मिली, तीसरी से 4, चौथी से 2, पांचवी से कोई उपयोगिता नहीं मिली और छठी से -2। कुल उपयोगिता हम अभी समझ के आए हैं कि सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता का योग होता है। चूंकि पहली इकाई से 10 मिल रही है उपयोगिता तो टोटल भी क्या होगी? 10। दूसरी इकाइयों से कितनी मिल रही है? पहली से 10, दूसरी से 6, 10 और 6 कितने हो गए? 16। ऐसे ही तीसरी इकाई से कितना? पहली से 10, दूसरी से 6, तीसरी से 4, तीनों का योग कितना हुआ? 20। ऐसे ही चौथी इकाई तक चारों का योग कितना हुआ? 22। ऐसे ही पांचवी इकाई से कोई उपयोगिता नहीं मिली तो 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22, और छठी इकाई से चूंकि उपयोगिता माइनस में मिली है इसलिए हमें जो कुल उपयोगिता है वो कितनी मिलेगी? 20 मिलेगी, क्योंकि माइनस वाला 2 22 में से घट जाएगा तो कितना बचा? कुल उपयोगिता 20 बची। अब हम इसका एक रेखा चित्र बनाते हैं पैमाना लेकर के। देखिए ये रेखा चित्र आपने कॉपी में इसी प्रकार बनाने हैं, नोटबुक में चाहे परीक्षा की एग्जाम के समय इनको ऊपर नीचे बनाना है। ये रेखा चित्र बराबर में नहीं बनेंगे, और चूंकि ऊपर नीचे बनेंगे इसलिए एक ही पेज पर बनेंगे। तो सबसे पहले हमने TU का वक्र ऊपर बनाया है, MU का वक्र नीचे बनाया है। TU के लिए हमने इस एक्सिस पे पैमाना लिया है, एक खाना बराबर, आप ग्राफ करते आए हो आपको पता होगा, एक खाना बराबर 5 यूनिट ले लिया। इसी प्रकार से चूंकि मार्जिनल यूटिलिटी का मैक्सिमम मान 10 है, छोटा से छोटा मान 2 है, तो इसका पैमाना हमने लिया है एक खाना बराबर 2 इकाई। इधर हमने इकाइयाँ ली है किसकी? वस्तु की। वस्तु क्या है हमारे पास? केला है। इसी प्रकार से इधर हम लिख देंगे क्या? केले की मात्रा की इकाइयाँ या केले की मात्रा। इसी प्रकार नीचे वाले में भी लिख देंगे केले की मात्रा। ये भी क्या है? केले की मात्रा। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि पहली बात तो पहली इकाई में इसका मान कितना है? 10 है, तो ये पहला मान यहाँ 10 पर आएगा, और इसी प्रकार से इसका भी पहला मान लगभग 10 पर, ठीक है। और एक ये सबसे बड़ा कि पांचवी इकाई में TU का मान अधिकतम होना चाहिए। पांचवी इकाई यहाँ पर है केले की, तो इसका TU का मान यहाँ पर क्या है? अधिकतम है। और इसके ठीक नीचे पांचवी इकाई पर MU का मान कितना है? 0 है। तो पांचवी इकाई पर MU का मान 0 है, क्योंकि यहाँ पर MU वक्र क्षैतिज अक्ष या X एक्सिस को क्या कर रहा है? काट रहा है। इसका मतलब यहाँ इसका मान क्या हो गया? 0।
इस क्षैतिज अक्ष से ऊपर के मान सारे प्लस के हैं और नीचे के मान किसके हैं, माइनस के। तो ये देखिए नीचे वाला माइनस मान 2 है, तो आपका mu वक्र भी जब नीचे जा रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रेखा चित्र सही है नहीं, जब आप tu का वक्र बना लोगे तो इससे आपने डैश डैश से नीचे एक लाइन लेके आनी है, वो यहाँ टकराएगी, जहाँ टकराएगी वहां पर आपका ये mu वक्र क्षैतिज अक्ष को काटेगा। इसका मतलब आपका रेखा चित्र क्या है, सही है। दूसरी बात, ये जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है ये इस प्रकार से ही बनाना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये ना तो ऐसे बनाना है ना ये ऐसे बनाना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस रेखा चित्र को यूं लंबा चलता जाता है फिर यूं आता है, इसका मतलब ये इतनी दूर तक क्या हो गया, स्थायी हो गया। लेकिन ये मान एक बिंदु पर बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, उसके बाद जैसे ही ये ऋणात्मक होता है वैसे ही tu घटना शुरू हो जाती है। सब बच्चों को मेरे ख्याल से रेखा चित्र समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। पहली बात, इस सारणी के डाटा से बना है, इस डाटा से हमने पैमाना लिया है, ऊपर वाला रेखा चित्र ऊपर नीचे ही बनेंगे। और ख़ास बात ध्यान ये रखनी है कि जब tu का मान आपका मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, तब आपका mu का मान भी क्या होगा, 0 होगा। अब हम इनके अंदर संबंध ज्ञात करते हैं। 3 संबंध हमें लिखने हैं इसके अंदर। देखिए पहला संबंध क्या है, जब तक tu बढ़ती है, यहाँ तक क्या हो रही है, tu बढ़ रही है, तब तक mu क्या होती है, घटती है। यानी जब तक tu बढ़ती है तब तक mu घटती है। tu का मतलब कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी, mu का मतलब सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा, जब tu अधिकतम होती है, जब tu क्या है, अधिकतम है, तब mu कितनी है, 0 है। टेबल में भी देखिए, जब tu अधिकतम कितना मान है, 22 है, तब mu क्या है, 0 है। जब जब tu बढ़ रही है वैसे वैसे mu क्या हो रही है, घट रही है। तीसरा, जब tu घटना शुरू हो जाती है, इस बिंदु के बाद क्या शुरू हो जाती है, ये घटना शुरू हो जाती है। जब tu घटती है तब mu क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तब mu ऋणात्मक हो जाती है। जैसे ही tu 22 से 20 हुआ वैसे ही mu का मान कितना है, -2 है। इसका मतलब आपका ये डाटा किससे मैच हो रहा है, रेखा चित्र से। यानी ये रेखा चित्र किससे बनेगा, उस डाटा से बनेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारणी के डाटा कहीं जा रहे हैं, आपका रेखा चित्र कहीं जा रहा है, नंबर नहीं मिलेंगे उसमें, वो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो ये खास तौर से ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन आप सारणी में दिखा रहे हो, जैसे इसका घटना, फिर इसका 0 होना, फिर इसका ऋणात्मक होना, भाई सेम परिवर्तन देखिए आपके रेखा चित्र में आ रहे हैं। पहले इसका घटना, फिर इसका 0 होना, फिर इसका ऋणात्मक होना। ऐसे tu के परिवर्तन देखिए, पहले tu का बढ़ना, फिर मैक्सिमम होना और फिर उसके बाद घटना। तो सेम परिवर्तन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहले टेबल बनानी है, सारणी बनानी है, उसमें मान उनके पैमाने को लेकर के ये रेखा चित्र बनाना है। रेखा चित्र में जो बातें खास तौर से ध्यान रखनी है उनको मैंने आपको बता दिया है। और संबंध ये छोटे रूप में याद रखने का तरीका है, इसको आप एक लाइन की फॉर्म में लिख सकते हो। पहला पॉइंट बना करके कि जब tu घटती है, जब तक tu घटती है तब तक जब तक tu बढ़ती है तब तक mu घटती है। दूसरा पॉइंट, जब tu अधिकतम होती है तो mu 0 होती है। तीसरा पॉइंट, जैसे tu घटना शुरू होती है तो mu क्या होती है, ऋणात्मक। और रियल के अंदर इसके ऋणात्मक होने के कारण ही tu का मान क्या होता है, घटता है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।